क्या तुम्हें इस नीट पीजी में डिप्लोमा कोर्सेज को कंसिडर करना चाहिए। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। और इस वीडियो में मैं एनबीए डिप्लोमा, स्टेट डिप्लोमा के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। जो भी कन्फ्यूजन तुम्हें उससे रिलेटेड होगी, तुम्हारी सारी चीज़ें जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो यार, फर्स्ट थिंग, ये एपिसोड 2 है इस सीरीज़ का, जिसमें मैं नीट पीजी काउंसलिंग फॉर बिगिनर्स में सारी चीज़ें, टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें बता रहा हूँ फ्रॉम द बेसिक्स। तो तुमने जो, अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और जो मेरी सेकंड वीडियो थी, बेसिकली जो फर्स्ट इंट्रो के बाद सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि यार फ्रॉम द बेसिक्स, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि यार कौन सी ब्रांच तुम्हें पसंद है, या फिर तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ ब्रांच, नॉट द कोर्स एमडीडी एनबी डिप्लोमा, अबाउट द ब्रांच, तो मैंने सारी चीज़ें अपने पहली वीडियो में बताई थी। और इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो, अराउंड 26 मिनट्स। स्टिल तुम सभी ने लगभग 1.5 डेज में ही 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देख लिया था, एंड दैट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो थैंक यू। और अभी बाकी मैंने तुमने जितने भी कमेंट्स किए रिगार्डिंग योर कन्फ्यूजन, रिगार्डिंग द ब्रांच, रिगार्डिंग द डिप्लोमा, डीएनबी, सारी चीज़ें मैंने कमेंट्स में ट्राई करी कि उसे मैं सॉल्व कर दूं। बाकी फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी बच गई है तो यार बाकी तुम मुझे डीएम्स कर सकते हो। इंस्टाग्राम के जितने डीएम्स हैं मैंने सारों के रिप्लाई किए हैं। बीइंग मेडिको पे, टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप पे सारी चीज़ें डाली हैं। स्टिल तुम लोग, कई लोगों ने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, तो टेलीग्राम पे मैंने ये आईडी दे दी है, जहाँ पे तुम मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज होता है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जिस पे इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा तो तुम वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज़ यार ये होनी चाहिए कि यार किन किन चीज़ों को ये कंसिडर करना चाहिए, मतलब किन किन लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए। बेसिकली जो डिप्लोमा कोर्स है, किन्हें सोचना भी चाहिए इस बारे में। तो पहली चीज़ यार ये, अगर तुम्हारे लिए कोई ड्रीम ब्रांच थी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रैंक इस लेवल पे आ गई है कि भाई एमडीडीएनबी तो बहुत ही मुश्किल है और मुझे तुम्हें दूसरे ब्रांचेस मिल जाएंगे, पर तुम्हारी ड्रीम ब्रांच का तुम्हें डिप्लोमा मिल सकता है, लास्ट ईयर अलॉट हुआ है और तुम्हें इस साल मिल जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम्हें ये लगता है कि तुम उस ब्रांच से ही पूरी लाइफ बहुत अच्छे से खुश रहोगे, तुम उस ब्रांच में अच्छा कर सकते हो, तुम्हें वो ब्रांच ही पसंद थी शुरू से। अभी अब तुम एक साल और ड्रॉप नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम्हारी अनसर्टेनिटी की तुमने 100% अभी भी दिया था, नेक्स्ट ईयर भी कोई श्योर नहीं है। एक साल पूरा मेहनत करना इज ड्रॉप लेना यार अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस कंडीशन में अगर जब तुम्हें एक ब्रांच बहुत क्लियर थी कि भाई मुझे यही लेना था और तुम्हें उसका डिप्लोमा मिल रहा है तुम्हारे रैंक पे, तो तुम्हें बिल्कुल उसको एक बार कंसिडर करना चाहिए। उसके प्रॉस कॉन्स, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन्हें लेना चाहिए, सब बताऊंगा अभी। बट इन लोगों को ही डिप्लोमा के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कोई 2 ब्रांचेस पसंद थी और दूसरी तुम्हारी एमडीडीएन भी मिल रही है, तुम्हें इक्वली पसंद थी, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड ब्रांच। तुम समझ रहे हो? अगर तुम्हें 2 ब्रांचेस एकदम इक्वल पसंद थी तो, बट कोई एक ब्रांच वाली कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं यार मुझे इसमें ही कैरियर बनता, मुझे गायनिक ही बनना था, अभी अब डीएनबी नहीं मिल रही, एमडी नहीं मिल रही, मुझे 25 से 30 हज़ार के आसपास रैंक है और डिप्लोमा मिल सकता है शायद 20 हज़ार के रैंक के आसपास, तो फिर तुम्हें बिल्कुल ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्ट रैंक नहीं बोल रहा, तो तुम्हें ये बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या, डिप्लोमा कोर्सेज होते क्या? बेसिकली नीट पीजी से ही डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होता है। ये 2 ईयर कोर्स होता है एज कम्पेयर टू द एमडीडीएनबी जो कि 3 ईयर कोर्स होते हैं। इसमें थीसिस नहीं बनाना होता, जो कि बाकी एमडीडीएनबी में तुम्हें बनाना होता है। बाकी क्या होता है कि बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके, पहला होता है कि एनबीए डिप्लोमा, दूसरा होता है जो स्टेट वाइज डिप्लोमा होता है जो बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे एनबीए डिप्लोमा अभी 3-4 साल पहले ही चालू हुआ, 4-5 साल पहले। बट जो ये डिप्लोमा था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत पहले ही स्टेट, अलग अलग स्टेट जो थी वो कंडक्ट करा रही थी। तो सबसे पहले अपन कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब तुम ज़ायनाड पे या किसी भी चीज़ में सर्च करोगे तो पहले तुम्हें यही नहीं समझ आता कि एनबीए डिप्लोमा है या ये डिप्लोमा है। किसी भी सीट के आगे अगर एनबीए लिखा हुआ है देन इट्स ओनली एनबीए डिप्लोमा, अगर कुछ नहीं लिखा है देन इट्स अ स्टेट डिप्लोमा। तो लेट्स कंपेयर द एनबीए डिप्लोमा से स्टेट डिप्लोमा। पहली चीज़ आ जाती है कि यार एडमिशन दोनों का नीट पीजी से होता है, दोनों में कोई ऐसे लेटरल एंट्री या कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, तुम्हें नीट पीजी के वीआई एडमिशन मिलेगा। दूसरा, कोर्स ड्यूरेशन दोनों का 2 साल ही है। तीसरी चीज़, बॉन्ड, जो एनबीए डिप्लोमा होता है उसमें बॉन्ड नहीं होता, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में नहीं होता। तुम देख सकते हो, पहले तुम्हें भी किसी भी चॉइस फिल करते टाइम पहले कंफर्म करना होगा कि भाई वहाँ बॉन्ड है या नहीं। बट स्टिल जो स्टेट वाले डिप्लोमा होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह बॉन्ड होता है। जैसे बिहार में 3 साल का बॉन्ड है, गुजरात में 1 साल का बॉन्ड है, पर एनबीए डिप्लोमा में आओगे तो गुजरात में बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे करके जो बॉन्ड वाला पार्ट है वो स्टेट वाले में जो डिप्लोमा होता है उसमें ज़्यादा होता है। स्टेट डिप्लोमा धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अभी एनबीए डिप्लोमा की सीट से ज़्यादातर तुम्हें देखने को मिलेंगी, बट स्टिल अभी भी वो चल रहे हैं। फाइनल एग्जाम जो होता है, अगर तुम एनबीए डिप्लोमा में लेते हो तो तुम्हारी जो थ्योरी एग्जाम होती है वो उसी स्टेट में दूसरे सिटी में होती है, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो अदर स्टेट में होती है। लाइक आई एम डूइंग माई डीएमआरडी फ्रॉम गुजरात, तो मेरी एग्जाम या तो मुंबई में होगी, दिल्ली में होगी, या किसी और अदर सिटी में होगी प्रैक्टिकल एग्जाम। बट अगर तुम गुजरात में कोई लोकल, जैसे जामनगर से तुमने डीएमआरडी या फिर डिप्लोमा कोई और किया, तो उसका एग्जाम जो होगा वो जामनगर लोकल पे ही होगा, उसी यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो जो एग्जामिनर होंगे वो तुम्हारे, जैसे एमडी में होता है कि भाई एक्सटर्नल आते हैं, वैसा जो एग्जाम होता है वो स्टेट डिप्लोमा में अलग लेवल का होता है।
सेकंड एग्जाम जो थी इसको एनबीएमएस जो बॉडी वो कंडक्ट कराती है एनबीए डिप्लोमा को, और इसके जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो कंसिडर कराती है। फी जो एनबीए डिप्लोमा की फी है वो फिक्स है कि भाई किसी भी जगह पे तुम इंडिया में जाओगे तो इट्स 1.25 लाख पर ईयर, 2 साल का फीस होता है, तो भाई तुम्हारे 2.5 लाख टोटल फीस होती है। इसमें 20,000 जो होती है तुम्हारी हॉस्टल फीस इंक्लूडेड होती है, मतलब 1.25 में 1.05 जो है वो तुम्हारी फी है, 20,000 हॉस्टल फीस, जिसमें उन्हें हॉस्टल देना ही होता है, अदरवाइज उनको रिफंड करना होता है। रिफंड तो ऐसा कोई करता नहीं, बट हॉस्टल उन्हें जो होता है प्रोवाइड करना होता है तो बट तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम 20,000 रिफंड के लिए जो होता है बिल्कुल एनबीई में डाल सकते हो। सेकंड इसमें जो फीस होती है वो यार डिपेंड करती है जो स्टेट डिप्लोमा है वहाँ पे कि वो स्टेट में क्या फ़ी है, वहाँ का क्या रूल्स रेगुलेशन है, उस पर डिपेंड करती है। इसको एनबीई कंडक्ट नहीं करती। स्टाइपेंड, हाँ स्टाइपेंड एक चीज़ ऐसी चीज़ है कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई एनबीई की तरफ से तो सब में इक्वल स्टाइपेंड होगा, नहीं। अगर एनबीई की तरफ से तुम छत्तीसगढ़ में कर रहे हो तो अलग स्टाइपेंड होगा, एमपी में कर रहे हो अलग स्टाइपेंड होगा, गुजरात में कर रहे हो अलग स्टाइपेंड होगा। तो वो जो डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट, या फिर इवन जो स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तुम एनबीई डिप्लोमा करो तो भी स्टाइपेंड जो होता है वो डिपेंड करता है। एनबीई ने ये रूल बनाया कि भाई मिनिमम तुम्हें 37, 38,000, 40,000 के अराउंड देना है, उससे ऊपर तुम दे सकते हो, उसके नीचे नहीं दे सकते। बट कई लोग क्या है कि सिर्फ 35,000 के अराउंड ही देते हैं, 37,000 के अराउंड, तो तुम्हें स्टाइपेंड जरूर कंसिडर करना चाहिए तुम्हें कहीं भी जाने के पहले। फिर सेकेंडरी डीएनबी की एलिजिबिलिटी दोनों डिप्लोमा में होती है, इवन एनबीए डिप्लोमा में और इवन स्टेट डिप्लोमा में जो होता है तुम्हें इसकी जो होती है एलिजिबिलिटी होती है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में बेसिकली डिप्लोमा होते हैं? एनेस्थीसिया में होती है, एनटी में फैमिली मेडिसिन, ऑप्शन गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, टीबी और चेस्ट। अभी और एक दो हो सकता है मुझसे छूट गए हो, बट ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिप्लोमा की कोर्सेज जो होती हैं। अब बेसिकली डिप्लोमा के प्रोस क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं डिप्लोमा के? पहली चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा फायदा लगता है कि अगर तुम्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि तुम डिप्लोमा कोर्सेज के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में ये नहीं कर सकते। लाइक फॉर रेडियो डायग्नोसिस में बता रहा हूँ, तुम ये नहीं है कि तुम एमआरआई रिपोर्ट नहीं कर सकते, सीटी रिपोर्ट नहीं कर सकते, कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो डिप्लोमा के बाद भी तुम्हारी प्राइवेट प्रैक्टिस में सेम जो होती है तुम्हें छूट होती है जो कि तुम्हारी एमडी के बाद होती है। तो तुम्हारी स्किल बहुत मैटर करती है कि तुमने उस 2 साल में क्या सीखा है। अगर तुम इतने परफेक्ट बन गए हो एनेस्थीसिया में, ऑप्थेल में, जिस भी चीज़ में कि भाई तुम इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाली इस चीज़ में नहीं है। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहली चीज़ देखो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, विच इज़ अराउंड 2 ईयर्स, तो तुम्हारा कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस पे घुस सकते हो अगर तुम्हारा ये गोल है तो। सेकंड चीज़ इसमें घुसना ईजी है ऑब्वियसली। यार देखो, अगर तुम्हें गायनिक चाहिए और तुम्हारी रैंक अराउंड 20,000 के अराउंड है, तुम्हें नहीं मिल रहा अभी साल, अब तुम्हें 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तुम्हें रैंक इतनी अच्छी लानी पड़ेगी, उसके बाद तुम एमडी पे घुस सकते हो। बट डिप्लोमा तो इस पे घुस सकते हो। पीडियाट्रिक्स का सेम है, हर चीज़ की, जैसे रेडियो में 2-3,000 के अंडर ही तुम्हें जो रैंक आएगी तब एमडी मिलेगी। उसके बाद तुम्हारी मान लो तुम्हारी जैसे मेरी रैंक थी 9,600 के अराउंड, अब मुझे एमडी तो नहीं मिल सकता था, तो पर मुझे डीएमआरडी मिल गया। तो इसलिए क्या होता है कि अब 9,600 पर तुम्हें एमएस एमडी बहुत सारी चीज़ों की मिल जाएगी, बट रेडियो की तुम्हें डिप्लोमा मिलेगी। तो हर ब्रांच जिस रैंक पे जाती है उसके 5-10 हज़ार पीछे डिप्लोमा रैंक पे जाती है। तो तुम्हें घुसना जो है इस पर थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एमडी। तुम्हारी 1 साल जो होते हैं तुम्हारे जो वेस्ट होने वाले हैं वो बच जाते हैं। थर्ड चीज़ यार, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम एक ही स्टेट में तुमने किया तो दूसरे स्टेट में तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम इंडिया में कहीं पर भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बॉन्ड नहीं है। एनबी डिप्लोमा अगर तुम कर रहे हो तो बॉन्ड वाला सिस्टम बहुत रेयर जगह ही अप्लाई होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंडरी दूसरी चीज़ ये है कि तुम पीडी सेट में एलिजिबल हो, सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हो। अगर तुम इक्विवेलेंट होना एमडी डीएनबी के तो बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हो। रफली हम लोग यार एक बात कर लेते हैं कि जो एमबीबीएस के बाद तुम अगर डिप्लोमा लेते हो अभी नीट पीजी में, तो तुम्हारा एक ओवरऑल पाथवे कैसा रहता है कैरियर का। एमबीबीएस के बाद अभी नीट पीजी तुमने दिया, इसके तुमने जो होता है डिप्लोमा कर ली जो कि 2 साल की होती है। एग्जैक्ट 2 साल के बाद तुम जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मान लो तुम यहाँ से, तुम छत्तीसगढ़ के हो, तुम मान लो महाराष्ट्र जाते हो, वहाँ 2 साल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम चाहे वहाँ से थ्योरी प्रैक्टिकल पास हो या ना हो, तुम्हारा 2 साल के बाद तुम उस इंस्टीट्यूट से तुम्हारा मैटर खत्म। उस इंस्टीट्यूट से तुम्हें अब जाना होगा, तुम चाहे अभी अब घर पे रह के प्रैक्टिस पढ़ाई करो, किसी और इंस्टीट्यूट पे जाके जॉब करो, पर वहाँ से तुम्हारा खत्म हो जाता है कोर्स और तुम पास हो गए तो ऑब्वियसली तुम तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल हुआ है। तो पहली चीज़ है कि यार तुम पास होने के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अभी तुम ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे डीएनबी करना चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट होना है एमडी डीएनबी वालों के, तो तुम पीडी सेट का एग्जाम दोगे। ठीक है, अब पीडी सेट के बारे में बहुत डाउट है क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता कि कितना टफ होता है, क्या कॉम्पिटिशन होते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। पीडी सेट एक एग्जाम होता है जो जिन भी लोग डिप्लोमा पास आउट हो जाते हैं उन लोग पीडी सेट का एग्जाम देते हैं। और पीडी सेट में क्या होता है कि जो मान लो तुमने पीडियाट्रिक्स करी है तो तुम्हारा कंपटीशन पीडियाट्रिक्स वालों से होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट सिर्फ पीडियाट्रिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली। और जो कंपटीशन है वो नीट पीजी के हिसाब से काफ़ी कम है। जैसे नीट पीजी में तुम्हें क्या होता है कि 2 लाख लोगों से कॉम्पीट करना पड़ता है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं,
पीडी सेट में मान लो 1000 सीट्स है तो भाई 2000 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं देते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ कि रेडियो की भी इवन सेकेंडरी डीएनबी की जो सीट्स होती है वो खाली जाती हैं अपोलो जैसे प्राइम इंस्टीट्यूट्स पे। गुजरात में भी इवन अगर आप लास्ट ईयर का देखो, इस साल का नहीं बट लास्ट ईयर का अगर तुम देखो तो अपोलो के इंस्टीट्यूट, गांधीनगर जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ के सेकेंडरी डीएनबी की जो सीट्स हैं वो खाली गई हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट तुम्हें सेकेंडरी डीएनबी में अगर तुम एक बार पास कर लेते हो डिप्लोमा तो एडमिशन मिल जाएगा, ये तुम इस बात पे श्योर रहो ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बट तुम श्योर रहोगे। कंपटीशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू नीट पीजी, तो सेकेंडरी डीएनबी में घुसना इज ईजी एज कम्पेयर टू नीट पीजी। सेकेंड चीज़, जैसे अगर तुम प्राइम इंस्टीट्यूट पे चाह रहे हो कि भाई मुझे दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट से करना है सेकेंडरी डीएनबी, मैंने डिप्लोमा किसी छोटे इंस्टीट्यूट से किया तो भाई मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें टॉप 10 टॉप 5 में लाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुम्हें इसमें भी है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ किसी कोर्स पे जाना है तो तुम्हें सीट जरूर मिल जाएगी, इस बात के लिए तुम श्योर हो सकते हो। तो मैं जो बात कर रहा था कि भाई हमने डिप्लोमा करी, डिप्लोमा के बाद भाई अपन या तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या तो अपन सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो होता है वो होता है फेलोशिप का। जैसे बाई चांस तुम्हें लग रहा है कि यार जैसे रेडियो के बारे में बात कर लेते हो, तुमने वहाँ पे यूएसडी सीख ली, अभी अब तुम्हें चाहिए कि यार मुझे थोड़ा एएनसी का यूएसडी थोड़ा मुझे डाउटफुल है, तो तुमने उसकी फेलोशिप कर ली 6 महीने की या फिर 1 साल की। ऐसे बहुत सारे फेलोशिप आते हैं, इंटरवेंशन की फेलोशिप आती है, बहुत सारे फेलोशिप आते हैं। हर चीज़ में तुम्हें पेमेंट नहीं मिलती, कहीं कहीं तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, बट तुम फेलोशिप भी कर सकते हो सेकेंडरी डीएनबी करने की बजाय। अब तुम अगर सेकेंडरी डीएनबी करना चाह रहे हो, तुमने पीडी सेट का एग्जाम दिया, तुम्हारी काउंसलिंग हुई, सेकेंडरी ईयर में तुम घुस गई, ये सारा प्रोसेस तुम्हारे पास होने के बाद करते करते तुम्हारे 6 महीने लगभग चले जाते हैं। मैं ड्यूरेशन भी साथ साथ इसलिए बता जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 साल ऐसा काउंट करके 4 साल बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। बीच के 6 महीने तुम्हारी ये सारी चीज़ों में चले जाएंगे जिसमें तुम सेकेंडरी डीएनबी में घुस जाओगे। अब सेकेंडरी डीएनबी होता है 2 साल का, ना कि 3 साल का। तो अभी ये 2 साल तुमने डिप्लोमा करी, बीच के 6 महीने इसमें गए, अब 2 साल तुम्हारे सेकेंडरी डीएनबी हो गए जिसमें तुम थीसिस बनाओगे। इसके अलावा फिर से तुम्हारे थ्योरी एग्जाम वैसे ही होंगे, और डिफरेंट सिटी, फिर से तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम अदर स्टेट, सेम सब चीज़ सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। पास होना इसमें भी थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा टफ होता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी अब तुम इक्विवेलेंट हो जाओगे किसी भी एमडी या डीएनबी के। तो ओवरऑल अगर अपन कोर्स ड्यूरेशन देखें तो ये हो जाता है लगभग 4.5 से 5 साल का। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ 4 साल का लगता है, बट जब सब कंप्लीट होता है ना, जब तक तुम्हारी डिग्री आती है सब होता है, तो 4.5 से 5 साल। तो मान लो अगर तुम सेकेंडरी डीएनबी करते हो तो सिर्फ डिप्लोमा करके प्रैक्टिस करते हो, 2 साल में एग्जैक्टली तुम फ्री हो जाते हो और तुम सीधा क्योंकि इस बार अब क्या है कि जो एनबी है वो एकदम टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ऐसा कोई डाउटफुल नहीं है कि तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम डायरेक्टली जा सकते हो। 2 साल के बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम पास हो जाओगे। अभी कल ही फाइनल प्रैक्टिकल आया है डिप्लोमा का अभी रिजल्ट, और बहुत कोर्स खत्म नहीं हुए हैं लोगों के और उससे पहले उनके प्रैक्टिकल के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यार दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तुम 2 साल में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से, तो तुम पूरी तरह फ्री हो जाओगे। एक रफ मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ एमडी के हिसाब से। अगर तुम किसी अदर ब्रांच में जिसमें तुम्हें उतना पसंद नहीं था बट स्टिल तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके एमडी में जाते हो और कहीं पे बॉन्ड है 2-3 साल का, मान लो अगर बॉन्ड नहीं है तो एमडी इज 3 ईयर कोर्स ऑनली और तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। बट कहीं बॉन्ड है अदर स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल 3 ईयर और कहीं पे 2 साल है, छत्तीसगढ़ में 2 साल है, तो तुम जब 3 साल का कोर्स करके 2 साल का बॉन्ड करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। ऑब्वियसली उस 2 साल में तुम्हें एग्जाम नहीं देना होता लास्ट के, लेकिन तुम जब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भाई अपनी सिटी चूज करके अपने नए जगह करने के लिए जब तुम जाते हो तो तुम 5 साल वहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम मतलब इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि भाई 4 ईयर्स ऑलमोस्ट इसमें भी जा रहे हैं और 4.5 5 ईयर्स। बट पढ़ाई जो करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर में थीसिस वगैरह जो उस एज में करनी पड़ेगी वो अलग चीज़ है। मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि तुम क्यों ये बॉन्ड को कंसिडर करना चाहिए। कहाँ बॉन्ड है वहाँ पे तुम्हारे साल वेस्ट होते हैं। तो अब लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट डिप्लोमा। मैं एक लाइन में बोलूँगा यार, गवर्नमेंट जॉब्स, अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स में एमडी को ही प्रायोरिटी दी जाती है डीएनबी की के कंपैरिजन में, फिर एमडी डीएनबी इक्विवेलेंट, देन फिर डिप्लोमा को जो होता है लिया जाता है। तुम अगर टायर 1 सिटीज़ वगैरह में तुम चाह रहे हो कि भाई सीधा वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में या फिर ऐसे एम्स वगैरह में तुम डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हो तो एचआरशिप के लिए तुम्हें कंसिडर नहीं किया जाता स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़ यार कि अभी देखो रिसेंट में अभी एनएमसी की एक गाइडलाइन आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कोर्स और उसके बाद आपने 6 साल एसआरशिप कर लिए कहीं पे, तो फिर तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तुम मतलब वो पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, इसमें मैं डालना भूल गया, बट तुम उसके लिए फिर एलिजिबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें मना है, बट अभी भी उस चीज़ को अप्लाई होने में थोड़ा टाइम है। कई लोग एसआर में डायरेक्ट तुमको लेंगे नहीं, तुम्हें जेआर में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हारा मन है ना, जैसे कि तुम्हारा ऐसा मन है कि भाई नहीं मैं यहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनूँ, फिर एचओडी बनूँ, तो इस चीज़ के लिए यार तुम्हारा डिप्लोमा कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा इन्फीरियर फील कराएगा। दूसरी चीज़, तुम टायर 1 सिटीज़ में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी अगर तुम जा रहे हो तो एमडी डीएनबी को हमेशा तुमसे सैलरी ऊपर देने के चांसेस हैं अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी तो भी।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है यार, तुम टायर 2 टायर 3 में जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट टायर 1 पे कंपटीशन करना MD-DNB से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे MD-DNB होंगे तुम्हारे कंपटीशन में, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, खासकर स्टार्टिंग फेज में। और कोई चीज़ इसमें जो छूट गई वही है कि यार पासिंग द एग्जाम से टफर, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार डिप्लोमा कोर्स है इजीली पास हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ना पड़ता है जो कि DNB वाले पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कि जो एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि तुम्हारे लोकल इंस्टीट्यूट में नहीं होते, MDMS में क्या होता है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल आता है। अगर तुम्हारी HOD से तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारे कंसल्टेंट तुमसे खुश हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारा एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम एक रैंडम स्टेट में होता है, रैंडम इंस्टीट्यूट में, जो तुम्हें उसी टाइम पता चलता है 10 दिन पहले। अब तुम जब जाते हो तो तुम्हें वो तुम्हारी 2 साल में तुम्हारी क्या मेहनत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कितनी नॉलेज है, तुमने क्या सीखा है, उसी से सिर्फ फर्क पड़ता है। तो एक फ़ायदा इसका ये बोल सकते हो कि MD में क्या होता है, अगर तुम्हारी HOD से लड़ाई हो गई, तुम्हारी कुछ ऐसी कोई तुमने ऑफेंड कर दिया किसी बंदे को, HOD को, किसी कंसल्टेंट को, तो हमेशा तुम्हें फेल करने पे आ जाता है। गर्ल्स को बहुत सारी मतलब फिजिकल हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें MD में होती हैं। DNB में ये चीज़ अच्छी है, मतलब डिप्लोमा में भी इवन ये चीज़ अच्छी है कि तुम्हें, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से कुछ खास ऐसे फ़ायदा नहीं, वो तुम्हें सिखाते हैं नो डाउट, पर तुम्हें वो नहीं पास करने वाले हैं, तुम्हारे उनके अंडर तुम इतने ज़्यादा नहीं हो कि भाई वही पास करेंगे या उनसे ही इमेज बना के रखनी, तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा, सब कुछ करनी पड़ेगी, पर तुम्हें वो उस टाइप से हरास नहीं करते। इसलिए DNB डिप्लोमा कोर्सेस में जो टॉक्सिसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू MD। होती है, बहुत जगह होती है, बट स्टिल काफ़ी कम होती है जो टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि वो नहीं पास करने वाले ना, तुम उनके अंडर नहीं हो एकदम कि भाई नहीं आप ही पास करने वाले हो। MD में उन्हें पता होता है कि भाई अगर हमसे कोई करेगा ऐसा कुछ तो फिर हम पास नहीं करेंगे इसे, सबसे बड़ा डर यही होता है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक फ़ायदे की भी बात भी बोल सकते हो और एक लॉस की बात भी बोल सकते हो कि इमेज अगर तुम बना के रखते हो तो MD में पास हो सकते हो, इसमें उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। फिर एक चीज़ है यार, हाँ, कि तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा वाले सिस्टम तो नहीं है, पढ़ना तुम्हें काफ़ी पड़ता है डिप्लोमा कोर्सेज में भी। अब किन्हें कंसिडर करना चाहिए डिप्लोमा? पहली चीज़ यार, तुम्हारे जो मैंने बोला कि अगर तुम्हारी कोई ड्रीम ब्रांच थी, तुम्हें यही बनना था, तुम्हारे अपना मैक्स बेस्ट अटेम्प्ट दे दिया है, तुम्हें लगता है कि नहीं अभी मुझे किसी कोर्स में घुसना ही है और मुझे यही ब्रांच में मुझे आगे अच्छा करना है, तुम अगर डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें आगे मेडिकल कॉलेज में जाना है या कुछ भी, पर तुम चाहते हो कि तुम उस ब्रांच से इतना प्यार करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्रांच में मैं अच्छा कर लूँगा, कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, तो बिल्कुल तुम्हें डिप्लोमा कोर्सेज को कंसिडर करना चाहिए। तुम 2 साल के बाद इंडिपेंडेंटली प्राइवेट प्रैक्टिस करने को एकदम फ्री हो जाओगे, तो तुम डायरेक्टली एज अ स्पेशलिस्ट ही गिने जाओगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें उसमें बहुत बड़ा लॉस होगा प्राइवेट सेटअप के हिसाब से ज़्यादातर। तो अगर तुम्हारी प्राइवेट प्रैक्टिस प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली तुम्हें डिप्लोमा को कंसिडर करना चाहिए। अगर तुम्हें जल्दी काम करना शुरू करना है, जैसे बॉन्ड वॉन्ड का सिस्टम नहीं चाहिए, 2 साल में ही तुम फ्री होने, तो बिल्कुल तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। तुम छोटे टाउन में प्रैक्टिस करने का अगर तुम्हारा प्लान है, तुम्हारा होम टाउन ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स कम है, तुम्हारे अभी उतने हॉस्पिटल स्टेब्लिश नहीं हुए, तो डेफिनेटली डिप्लोमा कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने डिप्लोमा करा हुआ है। तो इसलिए इन सारे केसेस में तुम्हें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। किन्हें डिप्लोमा अवॉइड करनी चाहिए? यार देखो, अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने हमेशा ये देखा है, मान लो तुम्हारे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब्स में, तो बहुत लोगों का क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के बेस पे ही रहता है कि नहीं यार मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं यहाँ SR बन जाऊँ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाऊँ। अगर तुम्हारा ये सिस्टम है ना यार, तो तुम्हें, मैं नहीं बोल रहा कि तुम नहीं बन पाओगे डिप्लोमा कोर्सेज के बाद, 6 साल के बाद, 6 साल ये एशआरशिप दुनियादारी करके तुम बन सकते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी प्रायोरिटी है तो डिप्लोमा कोर्सेज को तुम्हें थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर तुम किसी टॉप इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर HOD ये सब बनना चाहते हो, तो डिप्लोमा कोर्सेज में हमेशा तुम्हें थोड़ा इन्फीरियर फील होगा ही, शायद कई जगह तुम एलिजिबल भी ना हो, अचानक से कोई नए रूल्स आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स अगर तुम्हारी मेन प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिया नहीं जाएगा, तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे अभी जहाँ पेरीफेरी में जहाँ डॉक्टर्स हैं, तुम्हें तो अच्छी खासी पेमेंट भी दी जाएगी और आराम से ले लिया जाएगा, तुम्हें स्पेशलिस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी MD-DNB के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ के लिए फिर यार इट्स टफ, तुम्हारी जो प्रमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी टफ हैं, स्टिल टफ है, अभी भी आगे हो सकता है कुछ अच्छे रूल्स भी आ जाए, बट इसके अलावा इससे अच्छा तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें कोई अल्टरनेट ब्रांच अगर तुम्हें पसंद है, तो तुम ये कर सकते हो कि हाँ, उस ब्रांच में तुमने 3 साल MD कर ली, 1 आध साल बॉन्ड कर लिया, सीधे फिर कहीं SR लग गए तुम, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, आगे तुरंत नहीं होता ये चीज़ें, बट तुम एक कंफर्टेबल लाइफ चाह रहे हो, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के अराउंड हो, तुम प्राइवेट में नहीं करना चाह रहे हो कुछ ये सारी चीज़ें, तो यार मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अल्टरनेट ब्रांच ज़्यादा सोचनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ टफ पाथ, लॉन्ग पाथ, टफ पाथ है थोड़ा, तो डेफिनेटली तुम्हें अल्टरनेट चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अब ओवरऑल यार मेरे जो फाइनल थॉट्स क्या हैं, देखो मैं खुद डिप्लोमा कर रहा हूँ रेडियो डायग्नोसिस में,
और मेरी रैंक थी 9600 लास्ट ईयर, इस साल ने। तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को ही कंसिडर करके मेरी जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से मैंने रेडियो को डिप्लोमा चुना। मेरे साथ जो मेरा बैचमेट है, जो यहाँ पे रेडियो में हम 2 लोग हैं, उस बंदे की रैंक 8800 है। हमें सारी चीज़ें मिल सकती थी, मुझे एमडीपीडिया मिल सकता था, डीएनबी मिल सकते थे, एमएस की कोई भी ब्रांच मिल सकते थे। स्टिल आई ऑप्ट फॉर डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस बिकॉज इट वॉज अ चॉइस। मैंने आगे की अपनी चीज़ें कंसिडर करी, इसलिए बोलो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है बहुत डिपेंड करती हैं। अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज इस चीज़ में है, किसी ब्रांच को लेके है, तो तुम डेफिनेटली उस चीज़ पे जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोई अल्टरनेट ब्रांच पसंद है तो यार इतना ईजी नहीं है डिप्लोमा करके डीएनबी करके फिर उस लेवल पे जाना, तो इसीलिए तुम्हें फिर अल्टरनेट ब्रांच भी कंसिडर तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हें यार कोई डाउट्स हैं अगर इस वीडियो से रिलेटेड, मैंने ऐसा कुछ मिस किया हो, मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। बाकी अगर मैंने कुछ ऐसा मिस किया हो, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें भी बतानी चाहिए थी, तो तुम डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई ऐसा डाउट है जो तुम्हें चाहिए कि यार कमेंट में सबको दिखता है, मुझे डीएम्स पे चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे बीइंग मेडिको में मुझे डीएम कर सकते हो। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ तो फिर क्या करूँ, तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक दिया, तुम इस चीज़ को टेलीग्राम पे फिर तुम्हें मैसेज कर सकते हो, या डॉक्टर बीइंग मेडिको मेरा चैनल है वो फॉलो कर सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है इससे पहले, जो कि है कि तुम्हें ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तुम्हें वो वीडियो भी देखनी चाहिए डेफिनेटली अपनी ब्रांच कंसिडर करने से पहले। और इसके अलावा मैं बाकी जो वीडियोस लाने वाला हूँ वो है कि एमडी और डीएनबी में फिर क्या डिफरेंस आते हैं, ज़ायनाड और प्राइवेट काउंसलर्स किस में तुम्हें जाना चाहिए। तीसरी चीज़ कि यार ज़ायनाड को एक राइट वे में कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर तुम ज़ायनाड सब्सक्राइब कर रहे हो, तुमने उसका 4-5 हज़ार का सब्सक्रिप्शन लिया, तो कैसे उसे चूज़ करना चाहिए, कहाँ पे वो काम आता है। फोर्थ चीज़, तुम्हें चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी चॉइस फिल तुम कर सकते हो, एक बेसिकली इंटेलिजेंट चॉइस फिलिंग कैसी होती है, मैं एक रफली उसका आइडिया दूंगा। पांचवी चीज़ कि यार तुम्हें कोई भी जैसे रैंडम कॉलेज है, तुम्हें लगता है इसके बारे में पता करना है, तो क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे तुम कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा जुगाड़ लगा के तुम उसके बारे में पता लग सकता है। मैंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए जिम और पोरबंदर के बारे में कैसे ऑनलाइन ही पता कर लिया था, जबकि ऐसे अवेलेबल नहीं होता डेटा, आप कहीं पे सर्च करते हो तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी तुम्हारे कमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई चीज़ मुझे लगती है कि इस पे ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगी। बाकी यार थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, सब्सक्राइब करो अगर तुमने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, बाय।